जो हरियाणा भाईचारे के लिए जाना जाता है, जो हरियाणा हरियाली के लिए जाना जाता है, वही प्रदेश आज जाति को लेकर जंग का मैदान बनता जा रहा है। आरक्षण के नाम पर जिस तरह फरवरी महीने में हरियाणा को जलजले में तब्दील कर दिया गया, उससे प्रदेश में जाति की लड़ाई को न सिर्फ हवा देने का काम किया, बल्कि यहीं से जातियों में दरार पड़नी शुरू हो गई। जाट आंदोलन के दौरान राजकुमार सैनी और जाटों के बीच की तल्खी को पूरे प्रदेश ने देखा। राजकुमार सैनी ने बिना नाम लिए जिस तरह जाटों पर अंधाधुंध हमले किए, उसने प्रदेश को जलने पर मजबूर कर दिया। वहीं आज सभी जातियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। शायद यही कारण है कि राजकुमार सैनी ने भी प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने के लिए समानता सम्मेलन का सहारा लिया है। जाति और अत्याचार सहने वाला व्यक्ति हर रोज मरता है, उसकी आत्मा उसे धिक्कारती रहती है, लेकिन वो कभी अपने आप को माफ नहीं करता। दुख के साथ कहना पड़ता है, आने वाली पीढ़ियां भी उन लोगों को माफ नहीं करेंगी जो लोग जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं। ये कैसा माहौल वो देश को, इस प्रदेश को देना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां भी हमसे पूछेंगी कि भाइयों, आपने ये क्या माहौल हमें इस प्रदेश का दिया। प्रदेश में जाति के सहारे सत्ता हथियाने का फॉर्मूला बहुत पुराना है। कांग्रेस से लेकर इनेलो और बीजेपी तक ने जाति के सहारे सत्ता हासिल की। वहीं राजकुमार सैनी ने अब जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। कुरुक्षेत्र में सैनी का समानता सम्मेलन सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि ओबीसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक जरिया भी है। समानता रैली में सैनी ने अपनों के साथ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में ओबीसी को आर्थिक आजादी नहीं है। कुमार सैनी के ऊपर हमला हो जाए और मुख्यमंत्री के ऊपर ताने कसे जाए, अब शब्द बोले जाए, और उन लोगों को जिनके ऊपर 5-5 मुकदमे हैं, जिन लोगों ने 20-20 मोबाइल बदल करके अपने इस प्रदेश का माहौल खराब किया और ताक में रहे और मुझ पे हमला किया। साथियों, धारा 307 लगी, जानलेवा हमला था और प्रेशर में साथियों 2 घंटे के अंदर हटा दी गई। कुरुक्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के दौरान राजकुमार सैनी ने अपने ऊपर हुए स्याही कांड को लेकर भी जमकर विरोधियों पर निशाना साधा। सैनी ने कहा कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है और मुझे मारने की कोशिश करने वाले खुले में आजाद घूम रहे हैं। यही नहीं, सैनी ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वालों को दबाव के चलते छोड़ा गया है। प्रदेश में आज हर जाति अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटी हुई है। कई समानता सम्मेलन तो कई रैलियों के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार क्यों प्रदेश में जातिवाद को लेकर चुप है? क्या सरकार वाकई किसी दबाव में है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। ये रिपोर्ट आपको दिखाई और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके जहन में ये चीजें साफ हो गई होंगी कि प्रदेश में आखिर क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके का माहौल हमारे प्रदेश को दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े सवाल तो तब उठते हैं जब सरकार ही इसको लेकर कुछ कर ना सके, क्योंकि हम अक्सर देख रहे थे जिस तरीके से सांसद राजकुमार सैनी की तरफ से लगातार बयानबाजी होती रही और उसके बाद हमने एक ऐसा माहौल भी देखा प्रदेश में जब हर तरह के लोग सहम उठे थे, लोग डर रहे थे अपने घरों से बाहर निकलने में और एक बड़ा आंदोलन हमने जिस तरीके से देखा उसमें बहुत सा खामियाजा हरियाणा को भुगतना पड़ा। तो क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जातिवाद की राजनीति हर बार की तरह इस बार भी हावी रही और अब आखिर क्यों जातिवाद के नाम पर ये सब कुछ करने की कोशिश हो रही है और क्यों एक बार फिर से माहौल बिगाड़ा जा रहा है? विशेष में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुरेंद्र स्वामी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट शामिल है। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, ये क्या करना चाहते हैं इस रैली के जरिए? जो तमाम बातें कही गई हैं, क्यों एक बार फिर से जाति के नाम पर बांट रहे हैं लोगों को? देखिए, ऐसा है कि आपको हरियाणा के पूरे परिप्रेक्ष्य में और आर.के. सैनी साहब की जो अपनी राजनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। आर.के. सैनी साहब को ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए और जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके चलते हुए हरियाणा में उनका वजूद नहीं बनेगा। क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति है वो एक तरफ मेवात में मुसलमान, अहिरवाल में अहीर
और बाकी जाट हैं। तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको हम लोग ईबीसी बोलते हैं, उन ईबीसी को हरियाणा की राजनीति में जगह नहीं है। और ऐसे ही जो बची हुई सवर्ण जातियां हैं उनके लिए भी कोई जगह नहीं है। आधा लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, अब आधे कार्यकाल की शुरुआत हो गई। और जो इसमें आज कुशवाहा जी आए हैं तो वो रालोसपा, उन्होंने एक पार्टी बनाई हुई है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में, और वो बीजेपी के अलाई हैं। अब वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष होकर मंत्री भी बन गए। तो अब दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो यह है कि आरके सैनी साहब आने वाले समय में रालोसपा की नींव यहाँ रखेंगे और उनको यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बना के वो राजनीति होगी। और दूसरी लंबी ये भी बात हो सकती है, बीजेपी की तरफ से भी हो सकती है, कि जो अति पिछड़ा वर्ग शोषित है हरियाणा में, उसकी गोलबंदी 2019 के चुनाव के लिए की जाए। तो ये जो सारी इनकी रैलीज हो रही है, और हमने पहले भी कहा था कि आरके सैनी साहब जो बोल रहे हैं उसके पीछे पूरी एक राजनीतिक कहना चाहिए सोच है भारतीय जनता पार्टी की, कि हरियाणा में जो इनके सीएम हैं, जिनके और लोग हैं, चाहे इनके कैबिनेट में जो जाट लीडर्स हैं, वो उनकी हरियाणा में कोई बहुत बड़ी अहमियत एक कास्ट लीडर्स के रूप में नहीं है। और आने वाले चुनाव में जो जाटों को आरक्षण को लीजिए या दूसरी चीज़ों को लीजिए, तो वो उस समय एक लड़ाई बड़ी होगी। और उस लड़ाई में अभी से ज़रूरी है कि जो उनके अधीन तबका है, गरीब ईबीसी का तबका है, उस तबके को एक लीडरशिप दी जाए और उस तबके को अपने साथ किया जाए। और आज तो की ये ये पूरी रैली प्लानिंग इस पार्टी के साथ मिलकर ये हो रही है। दोनों बातें और हो हम सकती पहले है। से देख रहे हैं, क्योंकि हमने जाट जी। आंदोलन से पहले से देखा, राजकुमार सैनी क्या कुछ नहीं कहते, क्या जी, कुछ जी। नहीं कहते आए। हर बार जाटों की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिर सरकार ने भी कुछ किया नहीं। जी, आंदोलन जी। के बाद हमने देखा, मतलब कभी उनके रवैये में, उनके बोल में जरा भी फर्क देखने को नहीं मिला। जिस तरीके का बोल पहले थे अब भी वैसे ही है। अब भी जहर उगलने की आरोप उन पर लगता है। नहीं, वो इसीलिए है ना, देखिए जैसे जाट लीडरशिप स्ट्रांग होने की कोशिश करती है हरियाणा में, चाहे वो आरक्षण को लेकर के हो या दूसरे मुद्दों को लेकर के हो, तो उसी समय ये इनको आप तुरुप का पत्ता कह लीजिए, जोकर कह लीजिए, पपलू कह लीजिए। ताश में एक पत्ता होता है ना, जब आपके पास गैप होता है तो आप उस पत्ते को उस गैप में फिट कर सकते हैं। तो सैनी साहब को उस तरह से एक लीडरशिप दी जा रही है कि जब भी कोई थोड़ा इधर उधर उठ के और इस गवर्नमेंट को चैलेंज करने की बात हो, तो उस समय सैनी जी को सामने पेश कर दिया जाए। क्योंकि जो ईबीसी का मुद्दा आप उठाइए बराबरी से, लेकिन आज जो रैली है और इसमें जो कुशवाहा जी को, उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने बुलाया और वो आए हैं, इसमें एक नया समीकरण जुड़ गया है। वो समीकरण ये है कि हम मोदी जी के तो साथ हैं, लेकिन हमारी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होगी आने वाले टाइम में। और मुझे ये लग रहा है कि आरके सैनी जी अब ईबीसी का लीडर बनेंगे। अभी तो वो नहीं छोड़ पाएंगे पार्टी को, क्योंकि वैसे भी मिलके ही अभी तो चल रही है रालोसपा, लेकिन चुनाव आते आते वो रालोसपा के राज्य के प्रतिनिधि हो जाएंगे। तो उनकी अपनी राजनीति भी हो जाएगी। और अगर बीजेपी की 19 में सरकार दोबारा बनती है तो उसमें एक पार्टी का मुखिया होने के नाते जो उनको कैबिनेट बार्थ या जो उनको पोजीशन मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, उस पे वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले फिर विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी होगी, तो वो एक अलायंस होगा बीजेपी के साथ। तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा टिल्ट उधर ज्यादा है। ठीक, तो झुकाव थोड़ा उधर आपको लग रहा है ज्यादा। बीजेपी जी। से सुनीता दुग्गल फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनीता जी, कुरुक्षेत्र में जो बातें कही राजकुमार सैनी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन के दौरान, क्या सुनी आपने? थोड़ा सा व्यस्त थी अपनी तो मैंने सुनी नहीं क्या बातें कही। हाँ, नहीं, जिस तरीके से एक बार फिर से उन्होंने बहुत से सवाल उठाए आर्थिक आजादी को लेकर, न्यायिक आजादी को लेकर, और ये कह रहा है कि हर व्यक्ति घुट घुट कर जी रहा है हमारे प्रदेश में और हमें आजादी चाहिए। जिस तरीके से जाट आरक्षण की बात कर लीजिए, एक बार फिर से जमकर बरसे विरोधियों पर, और खास तौर पे यहाँ पर निशाना साधा आरक्षण को लेकर भी। तो क्यों आखिर तमाम ये बातें उनकी तरफ से हर बार कही जा रही है और सबके मायने क्या समझे जाए?
देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है, और उसमें चाहे कोई किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी बिरादरी से क्यों ना हो। तो ये उन्होंने जो है एक अपनी मैं ये कहूंगी कि बिरादरी के तौर पर जो है जिस तरह से सबको इकट्ठा किया है, और मुझे पता लगा है आपके माध्यम से ही कि उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बुलाया है और वो भी उस प्रोग्राम में आए हैं। तो उन्होंने जो है उनकी जो मन की भावनाएं हैं, या कि जो उन्होंने अपने लोगों से बातचीत की है, उनसे जो कुछ निकल के आया है, तो उस तरह की बातें उन्होंने जो है अपनी रैली में रखी हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। नहीं, रैली में बहुत सी बातें रखी हैं और जातिवाद को लेकर बहुत से हमले किए, तो क्यों आखिर एक बार फिर से, जब हमने देखा कि जातिवाद का नतीजा क्या रहा प्रदेश में, अब फिर से हम जातिवाद की राजनीति करें, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कम से कम बिल्कुल भी जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। तो राजकुमार और सैनी, ये चीज जो है वो उनको समझ जानी चाहिए। अभी तक मुझे लगता है कि और नहीं, तो जहाँ क्या कहीं आप पे भी तक देखिए, समझ नहीं पाए हैं राजकुमार सैनी, आप लोग समझा नहीं पाए हैं सुनीता जी? देखिए, ऐसा है कि पार्टी का अनुशासन है और पार्टी का ये सोच है कि उस अनुशासन में रहकर ही सभी नेता अनुशासन तो ही तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अनुशासन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा सुनीता अगर जी। सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ, हाँ। और क्योंकि उनका मामला भी हमारे जो हाईकमान जो है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, उन तक पहुंचा हुआ है, और उन्होंने भी उसके बारे में पूरा उनके बाकायदा नजर है, उनकी हर 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 बातचीत के ऊपर, उनके हर बयान के ऊपर उनकी नजर है। और मुझे लगता है कि उनको वो टेक्निकल जो भी उनको नजर आएगा कि कुछ भी जो है हमारी पार्टी की जो परंपरा है, हमारी पार्टी का जो एक पार्टी लाइन है, उस लाइन से हटके अगर कुछ भी नजर आएगा, तो मुझे लगता है कि वो उसके अकॉर्डिंगली वो सब कार्रवाई होगी आगे। ठीक है, बड़ी हैरानी होती है मुझे सुरेंद्र जी, इतनी नजर है, तमाम बड़े नेताओं की नजर है उनके एक एक बयान पर, और उसके बावजूद अगर ऐसे बयान दिए जाएं तो बहुत हैरानी की बात है। नहीं, देखिए, बयान मैंने सुने नहीं है कि आप ठीक है सुनीता जी, सवाल सुरेंद्र स्वामी जी से था ये। नहीं, मेरा देखिए यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संगठन काम करती है, आप तो प्रवक्ता हैं सुनीता जी, इनको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन मोदी जी और अमित शाह के बारे में सब जानते हैं कि वो 2019 की तैयारी कर चुके हैं, शुरू कर दी है। हाँ। और ईबीसी के वोट बैंक पर उनकी पूरी निगाह है, क्योंकि उत्तरी भारत में यही एक तबका है जिस पर दबाव है। दक्षिण भारत में तो ऐसी समस्या है नहीं ईबीसी पे, वहाँ तो डीएम के हों, एडीएम के हों, दूसरे हों, तो इतना उनको परेशानी नहीं है। लेकिन बिहार से लेकर के और राजस्थान तक और हरियाणा, पंजाब, ये जितने उत्तरी भारत हमारा है, इसमें जो ईबीसी वर्ग तबका है वो दबा हुआ तबका है, और वो दबंगाई से भी दबा हुआ है, आर्थिक रूप से भी दबा हुआ है, शिक्षा, नौकरी, हर तरह से दबा हुआ बिल्कुल है। उसी का साथ देकर तो ये उसी प्लानिंग को है कि आगे फोकस- चुनावों जी, में जी। कैसे हमें जीत मिले, यानी कि अभी तो से वो ही ईबीसी की गोलबंदी जिसको बोलते हैं, वो उसकी शुरुआत है चले आज। अपना हिसाब किताब अभी से ही लगा लिया है, तैयारियों में जुट गए। कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब फोन लाइन पे। कृष्णमूर्ति जी, आपको क्या लग रहा है ऐसे राजकुमार सैनी के ऐसे बयानों से, ऐसी इनकी बातों से, क्या लग रहा है कि अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है चुनावों की? देखिए, तैयारी तो उनकी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। ये जो लेकिन क्या जाति के नाम पर लोगों को बांटकर एक बार सत्ता में आना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का गेम तो यही है कि ये जाति के नाम पे लोगों को बांट के सत्ता में आना चाहते हैं। और इन्होंने जात पात का जहर भी बोला था बहुत जबरदस्त, और जिस प्रकार से आरक्षण में इन्होंने ये चलिए, आवाज नहीं आ रही है। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले नजर उस पर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्लाई फैक्ट्री में आग लग गई है। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का हालांकि अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो यमुनानगर की ये प्लाई फैक्ट्री, जहां पर आग लग गई, जिस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर हैं। कोशिशें लगातार जारी है कि इस आग को जल्दी से जल्दी बुझा लिया जाए। हालांकि तमाम दूसरी जानकारियां इस आग को लेकर सामने नहीं आई है कि ऐसे ये आग यहां पर लगी, ये जानकारियां अभी सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन आग बुझाने की तमाम कोशिशें यहां जारी हैं। आग लगने के कारणों का भी अभी कुछ पता नहीं चल पाया है।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है छोटी सरकार, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विशेष में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए। सुरेंद्र जी, अब बहुत से सवाल पहले भी हुए और ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले चुनावों की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन क्यों हर बार हम लोगों को जाति के नाम पर बांट दें? जब हमने देखा कि इसका नतीजा क्या रहा, यहाँ पे लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है, आपस में इतना ज्यादा द्वेष हो जाता है, फिर भी क्या राजनीति में ये सब जायज है? और कब तक आखिर हम ये जातिगत राजनीति करते रहेंगे? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मन से जाति की राजनीति नहीं करना चाहती। ये एक अंदर की सच्चाई है, क्योंकि जाति की राजनीति करने से उनको दूसरी जाति के लोग उनसे दूर हट जाते हैं। हाँ। लेकिन हमारा जो समाज है वो समाज जातियों में, समूह में, इनमें बटा हुआ है और उनके अंदर डिविजन्स हैं और डिस्पैरिटीज हैं और डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसलिए वो अपनी ग्रुप की जो बेनिफिट्स के लिए, अपनी भलाई के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्ता में उनको लाभ मिले, इसके लिए वो ग्रुप बन के लामबंदी करते हैं और उस ग्रुप की लामबंदी में वापस लौट के राजनीति हमारी धर्म और जाति पर आ जाती है। ठीक। जैसे आप उदाहरण के रूप से मान लो, आप देख लीजिए कि अब हरियाणा में यादव OBC हैं, जाट नहीं है।
अब जाटों को ये परेशानी है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसका मेजर चंक यादव ले जा रहे हैं। अब अगर आपने जाटों को भी ओबीसी का आरक्षण दे दिया तो जो अदर ओबीसीज हैं, जिनको आप अदर ओबीसीज कह लीजिए, ईबीसीज उसमें कह लीजिए, उनको ये लग रहा है कि पहले एक लेने वाला था, अब दूसरा भी आ जाएगा तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। राजस्थान में आरक्षण है जहाँ जाट और यादव दोनों को मिला हुआ है ओबीसी का आरक्षण, वहाँ पे जो भी ओबीसी की वैकेंसीज हैं उसका करीब करीब 60, 70, 80% तक वो जाटों के हक में चला जाता है राजस्थान में। यूपी में आप देख लीजिए हाल कि सारी जो भर्तियां हो रही हैं उसमें सारे यादव ले जाते हैं। तो ये एक डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन है जो जातिवाद की राजनीति को टूटने नहीं दे रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और जब वो टूटने नहीं दे रहा है तो जो लोग फिर आवाज उठाते हैं, आवाज उठाएंगे तो फिर वो जाति, जब वो ये कहते हैं कि हमें आर्थिक आजादी नहीं है या हमें जीने की सांस नहीं है, तो वो हरियाणा के नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने उस तबके की बात कर रहे हैं। और बोला उन्होंने साफ साफ कि ओबीसी को आर्थिक आजादी नहीं है। हाँ, तो वो ओबीसी से मतलब उनका यादवों से नहीं है, उनका मतलब जो नॉन यादव ओबीसी हैं उससे उनका मतलब है। तो ये एक है, ये एक हकीकत है। और जो ग्रुपिंग्स किया है, बहुत साल पहले राजनाथ सिंह जी ने कोशिश की थी, और जो बहुत सारे साउथ में और आंध्रा वगैरह में है कि आप जाति को 2-3 ब्रैकेट्स में बांध दें, जो ईबीसी हैं, बीसी हैं और फॉरवर्ड बीसी हैं, ताकि उनको जनसंख्या के आधार पे आप उनका हिस्सा दे दें। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, वो खारिज कर दिया। अब आपने एक ऐसा समूह बनाया है जिसमें एक तरफ बहुत ही कमजोर ओबीसी है और दूसरी तरफ बहुत ही पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, सोशली मजबूत ओबीसी है। अब नेचुरली जब आप उनके बीच में कंपटीशन करेंगे तो वो आदमी को तो फायदा नहीं होगा। जैसे हमारे एससी का रिजर्वेशन है, अब उसमें बिहार में नीतीश जी ने क्या किया कि वो उसमें दलित और महादलित, और बाकी जगह महादलित नहीं है, तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है तो उसमें जो वाल्मीकि समाज है वो वहीं के वहीं है, उसको कहाँ फायदा हुआ है। बिल्कुल। और तो बार बार सरकार की तरफ से ये भी कहना, सुरेंद्र जी ये भी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी हर चीज पे नजर है, हम देख रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर्स ये नोटिस कर रहे हैं कि राजकुमार सैनी क्या कुछ बातें कह रहे हैं पब्लिक मंचों से, तो क्या इसमें भी कोई सच्चाई? क्योंकि हमने पहले भी देखा था जिस तरीके से जाट आंदोलन के दौरान उनके बहुत से भाषण आए, उनको नोटिस भी भेज दिया, लेकिन फिर कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, वो उनके खिलाफ होगा नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि बीजेपी जो हरियाणा में शासन कर रही है, भले ही इनके 2 जाट मंत्री हैं, लेकिन वो इतने बड़े जाट मंत्री उनको नहीं, वीरेंद्र सिंह होते स्टेट में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह अलग बात थी। तो इनको लेकर इनको इतना बड़ा लीडर मतलब जाटों की श्रेणी में इनको लोग इतना बड़ा नहीं मानते हैं, जो दूसरा जो भूपेंद्र हुड्डा है या चौटाला ग्रुप है इनको मानते हैं। तो इसलिए उनको हमेशा ये लगता है कि भाई हमें हमारा मुख्यमंत्री नहीं मिला, हमारी संख्या सबसे ज्यादा है हरियाणा में, तो उसको लेकर वो दबाव कर रहे हैं। दूसरा, वो ओबीसी आरक्षण उनको मालूम है कि अगर ओबीसी आरक्षण मिलेगा तो हमें फायदा होगा। तो जब आप उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो वो दबाव हरियाणा की डी फैक्टो नॉन जाट सरकार पे आता है, और उसके लिए वो चेकमेट है सैनी जी कि भाई ये इधर से आवाज उठे, सैनी जी को खड़ा कर दो। तो अब जब सैनी जी खड़े हो जाते हैं तो फिर नेचुरली मतलब फिर डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि भाई ये सारी बातें हैं, तो वो उन पे दबाव बनाने के लिए है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तक यही राजनीति हो रही थी हरियाणा में, लेकिन अब ये लगने लगा है कि सैनी जी उस पर अब थोड़े फिसल रहे, काम नहीं हो रहा है उनसे, मतलब वो नहीं तो जो उनको गोल बंद कर पा रहे, सोच के ये सब चीजें फैसला किया था करें, अब वो पूरी नहीं हो पा रही, थोड़ी सी दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है। इसलिए वो कुशवाहा जी को लाए हैं कि कुशवाहा जी को लाने से अब ईबीसी को हम गोल बंद करें। चलिए, समय बिल्कुल नहीं, बेहद शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी इस चर्चा के लिए। कार्यक्रम को खत्म करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस नजर उस पर भी डाल लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, नाभा जेल कांड पर पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है गृह मंत्रालय को। नाभा जेल कांड पर पंजाब पुलिस ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इस रिपोर्ट में चीजें, हालांकि कल भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि मेरी इस पूरे वाक्य पर नजर है और मैं लगातार संपर्क में हूं। पंजाब के सीएम से भी बात हो रही है कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। रिपोर्ट उसको लेकर मांगी गई थी और वो रिपोर्ट अब सौंप दी है। नाभा जेल कांड, जिस तरीके से आपको बता दें, एक कुख्यात आतंकी समेत 6 कैदी वहां से फरार हुए थे,
उसी के बाद से पूरे हाई अलर्ट प्रदेश था और इनको पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें भी की जा रही थी। अब रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को सौंप दी है पंजाब पुलिस ने।